कोरोना संक्रमण दर में आई कमी के बाद एक बार फिर से सैलानी पहाड़ों का रुख करने लगे हैं, जिसके चलते खासकर वीकेंड पर राजधानी शिमला में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं इतनी संख्या में पर्यटकों के आने से सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, वहीं होटलों में भी फुल ऑक्यूपेंसी है, बाजारों में भी रौनक लौट आई है। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ती दिखी। खासकर शिमला में बिना मास्क के सैलानी रिज मैदान और माल रोड सहित बाजार में घूमते दिखे, जिसको देखते हुए शिमला पुलिस अब सख्ती भी बरत रही है। जहां भी लोग उन्हें बिना मास्क के पाए जा रहे हैं, उनके चालान काटे जा रहे हैं। तो चलिए फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं हालात क्या बने हुए हैं। कोरोना की धीमी पड़ी रफ्तार, वीकेंड पर एक बार फिर गुलजार शिमला, क्योंकि अब ई पास की अनिवार्यता भी खत्म की गई है, तो जाहिर तौर पर बाहर से सैलानी बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। पटरी पर कारोबार लौट रहा है, व्यवसाय लौट रहा है, बाजारों की रौनक लौटी है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। होटलों में ऑक्यूपेंसी भी फुल हो रखी है। होटल बुक शनिवार और आज रविवार की अगर बात की जाए, पूरी तरीके से होटल बुक है, लेकिन कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ रही है। ना मास्क पहन रहे हैं लोग, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है। कुफरी, नारकंडा, मशोबरा, हल्दिया में सैलानियों से गुलजार है, बिना मास्क के घूम रहे हैं। सैलानियों के चालान भी इस दौरान काटे गए हैं। वहीं इस बीच आपको बता दें कि हिमाचल में पहली बार कोरोना से बचाव के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन लगाया गया है। शुक्रवार को शाम को आईजीएमसी में रमेश चंद ने ये इंजेक्शन लगवाए। डॉक्टर रमेश 3 दिन पहले ही कोरोना संक्रमित हुए और इसके बाद से वे होम आइसोलेशन में हैं। आईजीएमसी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने पहला मोनोक्लोनल इंजेक्शन लगाने की पुष्टि की है। बता दें कि बीते साल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव आने पर उन्हें ये इंजेक्शन दिया गया था। चलिए आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है क्या। तो बता दें आपको कि भारत में कोरोना की दवा में कॉकटेल का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पहली दवा दी गई थी। 84 वर्षीय कोमोबिटीज मरीज को यह दवा दी गई थी। कॉकटेल दवा मतलब 2 दवाओं को मिलाकर बनाई गई दवा। डॉक्टर की भाषा में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी इसे कहा जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी को लेकर दावा यह किया गया है। बीमारी की गंभीरता में 70% तक कमी आ जाती है इसके इस्तेमाल से। अमेरिका और यूरोप में इस थेरेपी की पहले से मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन लगाया गया था। भारत में कोरोना की दवा में कॉकटेल का इस्तेमाल, तो फिलहाल एक ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन आखिर है क्या, कितना असरदार है। और हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी अब कई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि ये मामले भी सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना कारगर ये है। जाहिर तौर पर अब कई ऐसे सवाल हैं जो कि हर किसी के जहन में है। और अगर हिमाचल की बात की जाए, क्योंकि अब वापस जो पहाड़ों की रौनक है वो लौटी है, और ऐसे में काफ़ी संख्या में जो सैलानी है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जाहिर तौर पर कितना असर इसका पड़ेगा, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कितना असरदार है, और जो अभी फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है वो भविष्य में कितना कारगर साबित होगा, ये तमाम सवाल हैं जिनके सवालों के जवाब जो हैं वो तलाशने यहाँ पर होंगे। फिलहाल आईजीएमसी शिमला प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं सीधे। डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर।
डॉक्टर राहुल गुप्ता, क्योंकि सबसे पहला सवाल मैं यही जानना चाहूंगी, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अब जो सामने चीजें आ रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कई जगहों पर ये मामले नए सामने आए हैं, सर कितना खतरनाक ये यहाँ पर साबित हो सकता है? क्योंकि बताया जा रहा है कि कोरोना के सेकेंड वेव से भी ज्यादा खतरनाक है ये कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है। जो हमारा साइंस है, इसमें दो तरह के वायरसेस आते हैं जी। एक होते हैं जो डीएनए बेस्ड होते हैं, दूसरे होते हैं आरएनए बेस्ड। जी। तो जो कोविड-19 का हमारा कोरोना वायरस ग्रुप है, ये बेसिकली आरएनए बेस्ड जो है वो वायरस है। तो ये जो आरएनए बेस्ड वायरस है, इनकी ये बेसिक नेचर है कि ये इनको जब मौका मिलता है मल्टीप्लिकेशन का, ये यानी कि 1 से 2 होने का, 2 से 4, 4 से 8 होने का, जिसको हम मेडिकल साइंस में जो है वो रेप्लिकेशन बोलते हैं, तो जब इनको मौका मिलता है रेप्लिकेट करने का, तो ये इनकी बेसिक नेचर की वजह से ये अपने अंदर जो है, जो इनमें आरएनए है, आरएनए में जो संरचनात्मक बदलाव है, इसकी स्ट्रक्चर में बदलाव जो है वो करते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो एक कोविड-19 जैसे वायरस है, आरएनए बेस्ड वायरस है, उसके आगे भी सब टाइप्स जो है वो बनते जाते हैं। तो ये जो बेसिकली संभव हो पाता है, वो हो पाता है रेप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन की वजह से। तो ये वायरस की जो है बेसिक नेचर है, इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका ही नतीजा है कि हमने देखा कि अलग अलग जो टाइप्स हैं वायरस की, कोविड-19 के वायरस की सब टाइप्स जो है आती रही, और अभी हाल में भी जो एक और टाइप सामने आई है वो डेल्टा प्लस है। तो जो इसमें कोज ऑफ कंसर्न है पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप पहली वेव देखें तो उसमें जो इफेक्टिविटी रेट था, जो संक्रमण की दर थी, वो तकरीबन 2 से 3 थी। इफेक्टिविटी रेट का मतलब ये होता है कि अगर एक कोई पॉजिटिव हो रहा था तो वो अपने साथ 2 या 3 लोगों को और इन्फेक्ट कर रहा था। तो जब दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में जो वेरिएंट सामने आया, उसकी वजह से जो इफेक्टिविटी रेट था उसका वो 10 से 20 के आसपास था, और वो संभवतः 15 से 16 लोगों को अपने, एक जो पॉजिटिव अगर व्यक्ति हो रहा था तो 15 से 16 लोगों को अपने साथ और संक्रमित कर रहा था। तो ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसमें ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि इसका जो इफेक्टिविटी रेट है वो बहुत ज्यादा हो। उस वजह से जो नंबर ऑफ केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो लोगों की, जनता टीवी के माध्यम से हम अपील करते हैं कि डर वाली कोई बात नहीं है। ये जो कोविड-19 है, वायरस है, ये आरएनए वायरस होने के कारण जो है, इसकी बेसिक नेचर है, ये अपनी संरचना में, आरएनए की संरचना में बदलाव करता रहेगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो जो बेसिकली ह्यूमन बीइंग है, इंसान के पास एक ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ब्रेन डेवलपमेंट। इंसान का ब्रेन जो है, पूरी ही जितनी स्पीशीज है सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन है। हमारे पास एक ही हथियार जो है इससे बचने का, वो जो आपको सरकार, भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, WHO के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थान लगातार बताते रहे हैं कि आप मास्क का प्रयोग करें, आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें, आप स्वच्छता का ध्यान रखें। तो बेसिकली वायरस की बेसिक नेचर को हम नहीं बदल सकते। इंसान को ये बात समझनी होगी, जो अपनी समझदारी है वो दिखानी होगी कि ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ, जो आपने मास्क का प्रयोग करना है, जो आपने 2 गज की दूरी का उपयोग करना है, या फिर साफ सफाई का ध्यान रखना है। अभी हालिया में जो देखने में आया कि लोगों में थोड़ा सा रिलैक्स कर गए थे कि सेकंड वेव को जो है वो नियंत्रण हमने कर लिया। अगर सच कहूँ तो वो नियंत्रण लोगों ने नहीं किया है, वो नियंत्रण हुआ है जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने लेवल पे लॉकडाउन लगाए या कोरोना कर्फ्यू, जैसे हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लगाया, उस वजह से नियंत्रण में आया है। जो इसका संक्रमण की जो फैलाव इसका वायरस का हो रहा था, तो नियंत्रण का कारण था कोरोना कर्फ्यू। जबकि इसमें जो बेसिक नीड है इंडिविजुअल लेवल पे हर इंसान जो है, जो सुरक्षा कवच एक बन जाता है आपके मास्क लगाने से, आपकी 2 गज की दूरी बनाए रखने से और साफ सफाई का ध्यान रखने से, वो वाला जो सुरक्षा कवच है वो सारे इंसान जो है, सारे
जो लोग हैं अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए उसका उपयोग करें। और दूसरा है वैक्सीन। तो जो वैक्सीन है, वैक्सीन भी एक महत्वपूर्ण पहलू ये है, लोग अपने मन में भ्रांतियां ना पाले। जो वैक्सीन है, वैक्सीन क्या करती है, आपको हो सकता है दोबारा इन्फेक्शन हो, आपको वैक्सीन बीमारी से नहीं, ऐसा नहीं है कि बीमारी से बचा रही है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। परंतु देखने में ये आया है कि जो वैक्सीन जिनको लगी है उसमें जो गंभीर या अति गंभीर श्रेणी का जो संक्रमण है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है। तो जिनको वैक्सीन लगी है वो माइल्ड सिम्टम के साथ, बिल्कुल नॉर्मल से सिम्टम्स के साथ अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो वो तुरंत उसके साथ जाहिर तौर पर डॉक्टर साहब, क्योंकि वैक्सीनेशन का जिक्र आपने किया है और एक महत्वपूर्ण सवाल भी हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन, जिसका अभी हाल ही में जो इंजेक्शन जो है उसका प्रयोग भी किया गया है जीएमसी में, कितना ज्यादा असरदार ये समझा जा रहा है? कहा तो ये भी जा रहा है कि जो थेरेपी है वो वैक्सीन से भी ज्यादा असरदार होती है। तो सवाल सर यही है कि कितनी ज्यादा असरदार है और कौन कौन से जो कोरोना के पेशेंट है कौन सी स्टेज पर ये ली जा सकती है और भविष्य में इसकी क्या तस्वीर रह सकती है सर? देखिए, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं उनको हम चिकित्सा के लैंग्वेज में कॉकटेल रिंग्स बोलते हैं। ये बेसिकली 2 सॉल्ट हैं, 2 इंजेक्शन है, उनका कॉम्बिनेशन है सिंगल पैक में। और ये हमें फौरन जो रोश कंपनी है उसने 204 इंजेक्शन जो थे आईजीएमसी को हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाए थे। तो अभी हमारे पास 10 दिन पहले ही ये जो इंजेक्शन से आए थे, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के, तो इसमें कुछ एक क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया ये है कि बहुत अर्ली स्टेज में जो पेशेंट है वो होना चाहिए। दूसरा, जो उसमें पेशेंट में शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ठीक रहनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन की कमी ना हो। तीसरा, वो हाई रिस्क केस होना चाहिए, ऐसे वाले केसेस जिनमें कि अति गंभीर श्रेणी का जो है वो संक्रमण फैल सकता है। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, सच कहूं तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि ये कभी भी रूटीन प्रैक्टिस में इस दवाई का यूज नहीं किया गया। तो अभी हालिया में हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एक डॉक्टर रमेश, वो संक्रमित हुए, तो मैंने पर्सनल उनसे बात की कि हमारे पास ऐसी ऐसी सुविधा है, अगर आप चाहें, अगर आप फिट बैठते आपको हम असेस करेंगे चिकित्सा जांच के साथ। अगर आप फिट पाए जाते हैं तो हम आपके ऊपर जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इंजेक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं, ताकि जो बाकी पब्लिक है उसको भी हम ये सुविधा बेझिझक जो है वो आपका उदाहरण दे सके। तो उन्होंने इस चीज के लिए हामी भरी और हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से भी। और जब उनको ये लगाया गया टेस्ट वगैरह करके, तो उनके लगातार संपर्क में हम हैं। तकरीबन अभी कोई 36 घंटे हो गए उनको लगाए हुए। तो जो उनके शरीर में बदलाव ये आया कि जो पहले फीवर उनको रह रहा था या बॉडी पेन थी वो एकदम से खत्म होगी, उनकी बॉडी पेन और फीवर भी। उसके बाद उनको पैरासिटामोल तक भी नहीं लेनी पड़ी, तो वो अच्छा फील कर रहे हैं। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो इंजेक्शन है इसके साथ भी क्लेम किया गया है कि विदिन 24 to 48 आवर्स आपके शरीर में वायरस जो है वो खत्म हो जाता है। तो अभी 48 आवर्स जैसे ही होंगे हम इसका आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे, और आरटीपीसीआर टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो हम जो कंपनी क्लेम कर रही है उसके क्लेम के लिए हम हाँ करेंगे या ना करेंगे। परंतु ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थी डॉक्टर रमेश में इस इंजेक्शन को लगाने के बाद, वो क्लिनिकल जो साइंस थे फीवर के, बॉडी पेन्स के, वो सारे ही सबसाइड कर गए हैं। तो मुझे लगता है ये असरदार रहेगी। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कितने वेरिएंट के जो अलग अलग टाइप्स है कोरोना की, तो एक संभावना अभी तक ये बताई जा रही है कि ये जो डेल्टा प्लस का वेरिएंट जिसकी आगे आने वाले समय में संभावना है कि ये संक्रमण तीसरी लहर में फैलाएगा, उसमें ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये कहा जा रहा है कि काम नहीं कर रही है। तो हमारे पास फर्स्ट हैंड ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ भी कहने की स्थिति में हम नहीं है इस बात को। परंतु जो हमने अभी तक देखा है कि जो संक्रमण हमारे पहले
जी। पेशेंट थे डॉक्टर रमेश, उनमें पाया गया जी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ने क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट तो की है। बिल्कुल। अगर साइंटिफिक एविडेंस जो है हम 48 आवर्स के बाद जब RT-PCR टेस्ट करेंगे उसके बाद ही दे पाएंगे कि वो वायरस जो जाहिर तौर पर इस पर अभी शोध चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आईजीएमसी अधिकारी हमारे साथ शिमला से जुड़े थे और आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पाबंदियां जो हैं हटने के बाद अब हिमाचल में रौनक वापस लौट आई है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दो मशहूर पर्यटक स्थल मनाली और शिमला की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जैसे ही, क्योंकि देखिए ई पास की अनिवार्यता भी हटी है, तो उसके बाद का नज़ारा आप देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर जो सैलानी हैं वो लौट रहे हैं। हालांकि जाहिर तौर पर कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ती दिख रही हैं, क्योंकि कई जगहों पर जो सैलानी हैं उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक क्योंकि चंडीगढ़ और फरीदाबाद में देखने को मिली है और इसके मामले भी सामने आ रहे हैं, तो इसका खतरा पहाड़ों पर भी बना रहने की पूरी उम्मीद है। और मनाली से संवाददाता कमलेश बोध हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, पहाड़ों की रौनक लौट आई है लेकिन खतरा जो है वो अभी भी बरकरार है, ये समझना हर किसी के लिए बहुत जरूरी होगा। निश्चित तौर पे देखिए अंजलि, जिस तरह से जो ये कोविड का खतरा जो है, जैसे जब से 14 जून के बाद जैसे ही प्रदेश सरकार ने जो है बंदिशें हटा दी थी, पर्यटकों के लिए जो है सारी बंदिशें हटा दी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं तो पहले जो रफ्तार थम चुकी कोरोना की वो थोड़ी सी फिर से बढ़ने लगी है। उदाहरण मैं आपको कुल्लू का बताना चाहूंगा। कुल्लू में पिछले कल 25 केस आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। हालांकि एक हफ्ता पहले जो है केसेस 10, 12, 8, 10 आ रहे थे, लेकिन जैसे ही जो सैलानियों की जो चहलकदमी बढ़ गई, इसके बाद जो थोड़ी सी जो पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा यही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, SOP जारी किए हैं कि जो कोविड के नियम है उनका पालन किया जाए। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं सैलानी जो है, कुछ सैलानी जो जितने भी पॉइंट पे जाते हैं, हालांकि माल रोड के आसपास पुलिस प्रशासन की स्थिति के कारण जो है सभी लोग मास्क लगाए दिखते हैं, लेकिन दूर के जो स्पॉट्स है साइट सीन, तो वहां पे कहीं जो सैलानी लापरवाही बढ़ती जा रही है और जाहिर तौर पर पर्यटकों की जो संख्या है, बढ़ती संख्या है, उसकी वजह से जाम की स्थिति भी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश बोध, मनाली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दरअसल सीएम के सुरक्षा कर्मियों और एसपी के बीच हुई झड़प के बाद अब डीजीपी संजय कुंडू ने पुलिस कर्मियों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में अधिकारियों और साथ ही साथ जवानों दोनों को संयम और संतुलन से काम लेने के बारे में भी सिखाया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कुल्लू प्रवास के दौरान पुलिस अधिकारियों के बीच में हुई वारदात के बाद पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने ये अहम फैसला लिया है। गौर रहे कि शुक्रवार को शिमला स्थित PHQ में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद डीजीपी संजय कुंडू ने इस बारे में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण में संयम और संतुलन से काम लेने को भी शामिल करने को कहा। कुल्लू की घटना को डीजीपी संजय कुंडू ने गंभीरता से लिया है। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। उधर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से पहली बार बीजेपी से विधायक बने विशाल नेहरिया के खिलाफ उनकी HS पत्नी ने दरअसल मारपीट के आरोप लगाकर पुलिस से सुरक्षा मांगी है और SP कांगड़ा विमुक्त रंजन ने विधायक नेहरिया की पत्नी की ओर से पति के खिलाफ शिकायत मिलने की पुष्टि की है। कहा यह भी जा रहा है कि विधायक नेहरिया की पत्नी ने मारपीट की शिकायत की थी और पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की। और इतना ही नहीं, विधायक विशाल नेहरिया की पत्नी ने मारपीट के बाद एक वीडियो भी बनाया है। वीडियो में पत्नी मारपीट के जख्म दिखाकर विधायक पर आरोप लगा रही है। वहीं विधायक विशाल नेहरिया के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा बनाए गए वीडियो और उन पर मारपीट के आरोप को लेकर उन्होंने SP विमुक्त रंजन के समक्ष अपना पक्ष रखा। मुझे बहुत ज़ोर से मारा, 3 थप्पड़ मारे और मैं बिस्तर से नीचे गिर गई और उन्होंने अपने माँ बाप को बुलाते हुए ये कहा कि आप ये देखिए, मैंने इसको मारा है और अब किस्सा ख़त्म करते हैं। मैं आपको कल मैंने खुद को सेव करने के लिए कुछ फ़ोटोज़ ली हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी उंगलियों के निशान मेरे चेहरे पे हैं और
मेरे पूरे फेस में बहुत ज़्यादा पेन है। मैंने खुद को बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद किया और अपने पेरेंट्स को उसी समय कॉल किया और वो लोग मुझे वहाँ से ले गए। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसका भी यहाँ पर रुक कर लेते हैं। कांगड़ा से जहां पर एचएस अफसर पत्नी से मारपीट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कांगड़ा से आ रही बड़ी खबर, मामले में राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। जी हां, राज्य महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। कांगड़ा एसपी से 1 सप्ताह के अंदर जवाब भी मांगा गया है। इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई अब तक हुई है और एमएलए विशाल अहरिया पर मारपीट का आरोप है। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है इस बीच लाहौल स्पीति से वैक्सीनेशन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर लाहौल स्पीति से आ रही है। आपको बता दें, 18 से 44 आयु वर्ग का 100% टीकाकरण, ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। लाहौल स्पीति से बड़ी खबर, कुल 19,244 लाभार्थियों को टीका लगा है। तो बता दें आपको, वैक्सीनेशन अभियान में लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग जो है लाहौल स्पीति के लोगों ने दिया है। बढ़ेंगे आगे। अर्की उपमंडल के पहाड़ी इलाकों में उगाए जाने वाले सेब की पहली खेप बाजार में भेजी जा चुकी है और अगली खेप भेजने की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। कि एक निजी कंपनी ने परचेज किया है डायरेक्ट हमारे औचार से, जिसका जो मूल्य है 280 रुपये किलो के हिसाब से तय किया गया है। और बहुत जल्दी जो है हमारा बाकी जो मटेरियल है, लगभग 3 टन की हमारी अभी इस साल की जो है कैपेसिटी है, प्रोडक्शन की जो हम टारगेट है हमने रखा हुआ, वो जल्दी ही मार्केट में पहुंचने वाला है। राजेंद्र ठाकुर ने लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवा चुके अर्की के युवाओं से कृषि और सेब बागवानी करने का आग्रह करते हुए कहा कि उनका वातावरण और जलवायु कृषि और सेब के लिए उपयुक्त है, बस जरूरत है मेहनत और लगन की। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जो अर्की का जो वायुमंडल है, ये जो वातावरण है, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, ये एक फ्रूट के लिए बहुत जबरदस्त एनवायरनमेंट है। और युवाओं को अपने पसंद जो आपको हो, पलम हो, खुमानी हो, अखरोट हो, या कोई भी किसी भी तरह का स्टोन फ्रूट हो या एप्पल फ्रूट हो, आपको जरूर इस फील्ड में आना चाहिए। और इससे आपका जो है आमदनी भी बढ़ेगी और आप एक सेल्फ डिपेंडेंट जो है नागरिक बन सकते हैं। तो राजेंद्र ठाकुर की तरह कुछ अलग करने की लगन अगर बाकी युवाओं में होगी तो आत्मनिर्भर बनने से उन्हें और भी फायदा होगा और दुनिया से कुछ अलग भी कर सकेंगे। जनता टीवी के लिए अर्की से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।